राजस्थान में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस के रणनीतिकार अब ग्राउंड जीरो पर नजर भी आ रहे हैं। ऐसे में लोकेश शर्मा, जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी हैं, वो भी अब कांग्रेस को मजबूत करने के लिए ग्राउंड जीरो पर देखे जा रहे हैं। उनकी सक्रियता भी काफ़ी देखी जा सकती है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सक्रियता आपकी बढ़ी है, चुनाव का समय नज़दीक है और बीकानेर में आपकी सक्रियता काफ़ी देखी जा रही है। सक्रिय तो मैं पिछले 25 वर्षों से हूँ भी संगठन में, ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन हाँ, ये ठीक कह रहे हैं आप कि अभी सक्रियता उस रूप में कि ग्राउंड में पहुंचकर किस तरीके से काम करना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि ये चुनाव का वर्ष है और 6 महीने बाद चुनाव है, हमारे सर पे आ गए हैं। आपने भी अभी अपने वक्तव्य में कहा कि राजस्थान में चुनाव सर पे हैं। तो मेरा प्रयास यही है, जो हमने एक नया अभी एक पहल शुरू की है कि प्रदेश भर में जो युवा साथी पिछले 8-10 साल से लगातार जुड़कर काम कर रहे हैं, उनको और अग्रेसिवली मोटिवेट किया जाए कि चुनावों में किस तरीके से उन्हें काम करना है। क्योंकि मैक्सिमम जो युवा साथी हैं, मैंने ये पाया है कि वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। तो मैंने एक कार्यक्रम अभी शुरू किया है युवा संवाद के नाम से, और लगभग 12 जिलों और 50 विधानसभा क्षेत्रों में मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं तक पहुंचा हूं और उनके साथ एक संवाद मैंने स्थापित किया है। मेरे इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो यही है कि सभी युवा साथियों को और अग्रेसिव तरीके से पुश किया जाए कि अब एकजुट होकर मजबूती के साथ कमर कस लो और प्रदेश सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो जनहित की कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, उन्हें आम जनता तक पहुंचाने का बीड़ा अपने कंधों पर उठाओ। क्योंकि हम अपने काम को लेकर ही जनता के बीच में जाते हैं। हम दूसरी पार्टियों और विपक्ष की तरह कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेते, भ्रांतियां उत्पन्न नहीं करवाते। हमने जो किया है वही गिना के आम जनता के बीच में जाने का हमारा प्रयास रहेगा। और मैं निश्चित तौर पर ये आप सबको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर हम इस कार्य में सफल हुए कि आम जनता तक, हर व्यक्ति तक अपने कामकाज को, हमारे फैसलों को, प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सोच को अगर हम पहुंचा पाए, तो कोई ताकत ऐसी नहीं है जो इस प्रदेश में सरकार को रिपीट होने से रोक सके। तो ये मेरा मुख्य उद्देश्य है कि मैं ग्राउंड पे जाकर युवा साथियों के साथ ये जो युवा संवाद कार्यक्रम है उसको लगातार ऑर्गेनाइज करूं और आगे भी मैं जाता रहूंगा। उसके एजेंडे को मैंने आपको डिस्क्राइब किया कि उसका एजेंडा हमारा क्या है। दूसरा ये कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करने वाले युवा साथियों को इसका उपयोग बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। मेरी नज़र में ये दुधारी तलवार की तरह है। जितना तेज़ी से ये किसी को लोकप्रिय बनाता है, उतना ही तेज़ी से ये उसकी छवि को भी धूमिल कर सकता है, खराब कर सकता है। इसलिए इसका सदुपयोग किया जाना चाहिए। सही तथ्यों के साथ सही जानकारी का आप यहाँ पर जितना उपयोग लेंगे, उतना ही आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। तो मेरा सबको यही कहना होता है कि हमारे तमाम युवा साथी लगातार अपडेट रहें, सही जानकारी अपने पास रखें। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, जिनमें स्वयं गजेंद्र सिंह शेखावत जी भी शामिल हैं, तत्कालीन अध्यक्ष सतीश पूनिया जी, राजेंद्र सिंह राठौड़ जी और भी पदाधिकारी बीजेपी के, ये बार बार प्रयास करते हैं कि कैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री और सरकार की छवि को धूमिल किया जाए। कई बार इन्होंने यहाँ राजस्थान में गलत तथ्यों के साथ, गलत जानकारी के साथ सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे कंटेंट्स डाले जिनका सत्य के साथ कोई वास्ता नहीं था। हमारी टीम ने सही तथ्यों के साथ जैसे ही उसका काउंटर किया, तो उनके वो जो मंसूबे थे झूठ फैलाने वाले, वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गए और वो कामयाब नहीं हो पाए। उनको मुंह की खानी पड़ी। उनको अपने ट्वीट्स, अपने फेसबुक के कंटेंट्स को डाउन करना पड़ा, वापस लेना पड़ा। तो ये मेरी प्राथमिकता है कि तमाम युवा जानकारी से अपडेट रहें, क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद कहते हैं कि नॉलेज इज़ पावर। जिसके पास जानकारी है उसी के पास शक्ति है। तो सही जानकारी का सही तरीके से उपयोग लें, यही मेरी प्राथमिकता सभी युवाओं के लिए रहती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के तो टारगेट पे रहते ही हैं विपक्ष के। क्या लगता है कि आप भी मुख्यमंत्री के साथ रहते हो, ओएसडी हो
उनके ढाल की तरह खड़े रहते हो और आपके यही वजह है कि आपके जो ट्वीट है वो कहीं ना कहीं जुबानी तीर के देखे जाते हैं और यही वजह है कि बीजेपी में खलबली रहती है। कि मैंने जैसा कि कहा कि मैं हर उस व्यक्ति को जवाब दूंगा जो झूठ के साथ तथ्यों को रखने की कोशिश करेगा या झूठी जानकारी प्रदान करने की कोशिश करेगा। मेरे ट्वीट्स उनका जवाब होते हैं और आपने कई बार ये महसूस किया होगा कि उन जवाबों से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं में खलबली मच जाती है कि एक ये व्यक्ति हर उस उनके अनर्गल आरोपों का जवाब देता है जो वो सोशल मीडिया पर परोसने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं तो अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूँ और इसमें मुझे सभी का सहयोग भी मिलता है। जहाँ तक रही बात टारगेट की, तो आप खुद ही इस बात से वाकिफ़ हैं कि मेरे खिलाफ एक एफआईआर माननीय केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने दिल्ली में करवा रखी है। उन्होंने जो आरोप लगाया, मैं उसको पूरी तरीके से उसका खंडन कर चुका हूँ कि फ़ोन टेपिंग का जो मेरे ऊपर आरोप लगाया है वो पूरे तरीके से निराधार है। मैं किसी फ़ोन टेपिंग में शामिल नहीं रहा, ना मैंने कोई फ़ोन टेप किया। मैंने हर बार, चाहे मीडिया रहा हो या क्राइम ब्रांच की पूछताछ रही हो, मैंने जब भी कहा एक ही बात कही कि मेरे पास में ऑडियो क्लिप्स सोशल मीडिया के माध्यम से आए और उन ऑडियो क्लिप्स में इस प्रदेश की चुनी हुई सरकार को, यानी कि जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है, उसे गिराने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। पैसों का लेन देन करके खरीद फरोख्त की बात की जा रही है। तो एक ऐसे षड्यंत्र को मैंने मीडिया के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाकर उस साजिश को बेनकाब करने का काम किया, जो साजिश सरकार गिराने की रची जा रही थी। तो मैंने अपनी भूमिका निभाई और कोई भी व्यक्ति, किसी के पास कोई ऐसा कंटेंट आता है, मुझे लगता है कि उसको जनहित में ऐसा करना चाहिए कि वो आम जनता तक पहुँचे। और आप सब लोगों को ये पता भी है कि जैसे ही वो कंटेंट या वो ऑडियोज़ जिसमें जिस तरह का वार्तालाप था वो आम जनता के सामने आया, अगले ही दिन एसीबी में उस आधार पर एक एफआईआर दर्ज हुई और वो सारे लोग एक्सपोज हो गए जो लोग इस षड्यंत्र में शामिल थे। फिर घटनाक्रम सभी को पता है कि कैसे कैसे क्या हुआ, किनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई हुई, किनको कहाँ से लाया गया, वो सारी बातें प्रदेश की जनता जानती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि फ़ोन टेप से मेरा कोई लेना देना नहीं था। मैंने अपनी ज़िम्मेदारी निभाई, लेकिन उस ज़िम्मेदारी को निभाने का मुझे बड़ा, एक कह सकते हैं कि कीमत चुकानी पड़ रही है। मुझे बार-बार पूछताछ के लिए जाना पड़ता है। मैंने हालांकि हर बार ये कहा है कि मैं किसी भी पूछताछ के लिए हमेशा तैयार हूँ। मैं हर जांच में सहयोग करूँगा, लेकिन अब लगभग 2 वर्ष हो चुके हैं, उसमें कुछ तो आगे आना चाहिए। मैंने माननीय न्यायालय में एक याचिका दायर की हुई है कि ये जो घटनाक्रम है ये राजस्थान से संबंधित है और मेरी नज़र में जो हम जिस तरीके से बातचीत हुई है उसमें ये समझते हैं, जो याचिका दायर की है, कि इस एफआईआर को क्वैश करने की हमने मांग की है या फिर इसे राजस्थान ट्रांसफ़र करने की मांग की है। उस पे फैसला अभी लंबित है। अगली 9 अगस्त को उस पे फिर सुनवाई होनी है। मुझे लगता है कि न्यायालय उसमें कहीं न कहीं हमारी बात सुनेगा और हमारे पक्ष में उसमें कुछ न कुछ करेगा। सर, ये नौबत इसलिए आई क्योंकि मानेसर प्रकरण हुआ। मानेसर प्रकरण के बाद ही ऑडियो की गूंज दिखाई दी थी, लेकिन मानेसर प्रकरण भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के ही नेता हो, चाहे विधायक हो, विधायक ही तो वहाँ पे गए थे, उसके बाद ये सब कुछ घटनाक्रम हुआ। देखिए, वो घटना हो चुकी है और उसके बाद की जितनी भी और जो गतिविधियां थी कि आलाकमान ने क्या निर्णय लिए, किस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व ने उस पे अपना रुख दिखाया, वो सभी को पता है। तो यहाँ मैं उस घटना पे नहीं जाना चाह रहा कि मानेसर में क्या हुआ था। उस पे जो भी फैसले लिए जाने थे, वो केंद्रीय नेतृत्व ने लिए, हमारे प्रदेश के नेतृत्व ने लिए, तमाम लोगों ने, जो भी रणनीतिकार हैं कांग्रेस के बड़े नेता हैं, आलाकमान हैं, उन्होंने उन पे जो निर्णय लिए थे वो सबको उस पे स्वीकार हुए। लेकिन वो घटना जो हुई थी, उस घटना से इस प्रदेश में बड़ी राजनीतिक अस्थिरता हो गई थी और जो फ़ोन टेपिंग था, मुझे लगता है कि उस फ़ोन टेपिंग के जो कंटेंट थे, अगर वो बाहर नहीं आते तो और ज़्यादा मुश्किलें हो सकती थी। तो उस फ़ोन टेपिंग के कंटेंट से ये तमाम लोग एक्सपोज़ हो गए, फिर एफआईआर हुई, फिर जो घटनाक्रम है वो सभी को पता है क्या हुआ आगे। अस्थिरता पार्टी में भी ज़्यादा हुई, कांग्रेस पार्टी में भी काफ़ी खलबली रही थी और अब खलबली अभी भी है, बरकरार है।
देखिए, मुझे लगता है अब कोई ऐसी बात नहीं रही है जब से दिल्ली में आला कमान ने जो एक मीटिंग की थी, उस मीटिंग के बाद जो बात कही बाहर आके कि सब कुछ ठीक है, सारी आगे जो चुनाव लड़ेंगे वो एकजुट होकर राजस्थान में विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा, सभी उसमें साथ रहेंगे। मुझे लगता है अब कोई किसी तरीके की दिक्कत है नहीं, सब मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे और राजस्थान में अपनी सरकार को वापस रिपीट करेंगे। बीच बीच में नाम आ रहा है कि सचिन पायलट नई पार्टी बना रहे हैं, कांग्रेस से जा रहे हैं, लेकिन कई बार ये देखा जाता है कि कांग्रेस के नेताओं से वो भी काफ़ी खफा रहता है। चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात कर लो, आपस में जो बीच में गुटबाजी है वो अभी भी चरम पर है। बार बार तस्वीरें सामने आती है, हाथ उठाए जाते हैं, केसी वेणुगोपाल आते हैं, साथ में फ़ोटो खिंचवाते हैं, लेकिन जैसे ही वो फ़ोटो खिंचवाने के बाद अगले ही दिन की तस्वीर है वो बिल्कुल अलग सी हो जाती है, बिल्कुल अलग खबरें आती है। देखिए, गुटबाजी जैसी कोई बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी स्वयं भी कई बार इस बात को कह चुके हैं कि ये कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। ये जो परसेप्शन बार-बार दिखाया जाता है या बनाया जाता है, मुझे लगता है ये मीडिया की ही उपज होता होगा कि यहाँ ये गुट है, ये गुट है। हम सब लोग, सरकार, संगठन सब एकजुट होकर आने वाले विधानसभा चुनावों में जाएँगे और पूरा यकीन है कि सरकार रिपीट करेगी। जहाँ तक बात आप ये कह रहे हैं कि गुटबाजी है या माहौल दूसरा दिखाई देता है, बनती नहीं है, तो सारी चीज़ें क्लियर हैं, कहीं किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। नई पार्टी की आपने बात कही, तो इसका जवाब तो वो स्वयं दे सकते हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो नई पार्टी बना रहे हैं, पर मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होगा। अच्छा, दूसरा ये कि आपकी सक्रियता बीकानेर में बढ़ी है, तो अब लगता है कि बीकानेर में आप चुनाव लड़ने जा रहे हो विधायक का? देखिए, मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ पूरे तरीके से और हर राजनीति करने वाले व्यक्ति का ये सपना होता है कि वो जनप्रतिनिधि के रूप में सेवा करें। तो निश्चित तौर पर चुनाव तो लड़ने की मेरी भी इच्छा है और मैं चुनाव लड़ना चाहूँगा भी। अब कहाँ से लड़ूँगा, कैसे लड़ूँगा, ये सब कुछ तो अब आने वाला वक्त बताएगा। सबकी सहमति से जो निर्णय लिया जाएगा, मैं उसी पे आगे बढ़ूँगा। लेकिन हाँ, बीकानेर मुझे भा गया है और बीकानेर के लोग बहुत अच्छे हैं। कहते हैं ना कि कोई एक जगह ऐसी होती है जहाँ से लगाव ज़्यादा हो जाता है, तो मेरा लगाव बीकानेर से काफ़ी ज़्यादा हो गया है। मुझे बार-बार वहाँ बुलाया जाता है, तमाम वहाँ के युवा साथी और वहाँ के जो लोग हैं, उनका स्नेह मुझे बार-बार बीकानेर की ओर ले जाता है। जब भी वो कोई कार्यक्रम करते हैं, मुझे बुलाते हैं, मैं पहुँचता हूँ, तो मुझे वहाँ बहुत अपनापन महसूस होता है। आगे फिर वक्त बताएगा। तो बीकानेर में कौन सी सीट है, कौन सा ऐसा इलाका है जो ज़्यादा पसंद है? मैंने कहा बीकानेर शहर की गलियाँ मुझे भा गई हैं। मैं उन गलियों में घूमा हूँ। मैं उन गलियों में बाइक पे भी घूमा हूँ, टू व्हीलर पे भी घूमा हूँ, पैदल भी चला हूँ। तो बीकानेर बहुत अच्छा और मिठास भरा शहर है। मतलब शहर पसंद आया। ये तो आप लोगों के कयास हैं कि आप किस तरीके से उसे लेते हैं। बाकी मैंने अपनी बात यही कही कि बीकानेर मुझे भा गया है। अंतिम सवाल मेरा ये है कि चाहे चिरंजीवी योजना हो, चाहे दूसरी जो 100 यूनिट बिजली फ्री की बात हो, महंगाई राहत शिविर जो कांग्रेस सरकार का अभी मोटिव है, जो चल रहा है, लोगों में काफ़ी एक तरह से कहें कि उत्सुकता बनी है कि क्या इससे कांग्रेस को राहत मिलेगी, आने वाले चुनाव में फ़ायदा मिलेगा? बिल्कुल, ये निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि ये जो कैंप्स आयोजित किए जा रहे हैं, इन कैंप्स के माध्यम से जनता को बहुत बड़ी राहत मिलनी शुरू हो गई है। आपने देखा कि अभी एक जो कार्यक्रम किया था, जिसमें लगभग 14 लाख लाभार्थियों को सीधे 60 करोड़ की राशि उनके अकाउंट्स में सब्सिडी के रूप में भेजी गई, जो गैस सिलेंडर की थी। जो 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा मुख्यमंत्री जी ने किया, वो पूरा किया। तो ये तमाम ऐसी जनकल्याणकारी योजनाएँ जो आम जनता तक पहुँच रही है, जिनका लाभ आम जनता को मिल रहा है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और ये योजनाएँ ही हैं, जो हमें बाकियों से अलग करती हैं। हम काम करते हैं, काम करने के बाद आम जनता के बीच में पहुँचते हैं। उन योजनाओं का यानी आज तक पूरे देश में सामाजिक सुरक्षा को लेके ऐसी योजनाएँ नहीं बनी हैं, जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपनी मंशा से, अपनी सोच से आम व्यक्ति के लिए, गरीब व्यक्ति के लिए जो लागू की हैं। तो ये योजनाएँ गेम चेंजर रहेंगी निश्चित तौर पर। इन योजनाओं का लाभ आने वाले चुनावों में हमें मिलेगा, हम आश्वस्त हैं। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि इन योजनाओं की जानकारी हम सभी लोग मिलकर आम व्यक्ति तक पहुंचा पाएँ। इनका प्रचार प्रसार धरातल पर उस तरीके से कर पाएँ जिस तरीके से होना चाहिए। तो
तो निश्चित तौर पर ये सारे काम अगर हो गए तो हमारी सरकार हम हर हाल में बना पाएंगे। बिल्कुल, मुख्यमंत्री के ओएसडी लोकेश शर्मा जिन्होंने कहा कि सरकार हम रिपीट करेंगे, और जैसा कि मुख्यमंत्री भी बार बार कहते हैं। लेकिन इस पूरे इंटरव्यू में एक चीज़ थी कि लोकेश शर्मा बीकानेर की एक विधानसभा सीट पर, जो शहर पर इनकी जो नज़र है, तो आने वाले वक्त में चुनाव लड़ते हुए भी दिखेंगे, और शायद क्या पता विधानसभा में भी ये नजर आए। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।